Hello, my dear friends. मैं अतुल रंजन आपका फिजिक्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेक्टर। प्रीवियस क्लास में माय डियर ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा, स्ट्रेट लाइन देखा और हमने देखा डिटरमिनेंट। मैंने कहा कि ये सारे के सारे आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपके वेक्टर के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली आपका दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज आपका दो पॉइंट के बीच या दो पोजीशन के बीच या दो कोऑर्डिनेट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। एंड द सेकंड वन आपका कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वेक्टर आपका वेक्टर कम्स इन पिक्चर ओनली बिकॉज ऑफ दैट पोलर कोऑर्डिनेट। वहीं से आपका एग्जैक्टली फ्रॉम द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर कम्स इन द पिक्चर। ठीक है ना? ये क्लियरली मैंने बताया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको पहुंचना है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक सर्टेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर उस स्पेसिफिक डायरेक्शन पे नहीं चलोगे तो आप कभी भी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? अगर 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री 30.1 हो जाए या 29.9 हो जाए, फिर भी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। ये बात कोई कह सकता है कि सर उस पॉइंट के नजदीक तो पहुंच सकते हैं ना? नजदीक भले पहुंच जाओगे लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप दिल्ली जाना है, नोएडा से काम चल जाएगा आपका? नोएडा पहुंच जाओगे, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको दिल्ली जाना है मीन्स दिल्ली ही जाना है। ठीक है ना? तो नजदीक पास में जाके हमारा काम नहीं चलेगा। जिस पोजीशन पे जाना है उसी पोजीशन पे हमारा काम होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसीलिए मैंने उस टाइम कहा था माय डियर कि मन को वेक्टर क्वांटिटी बनाना है। अगर मन को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनाए तो जिस चीज को फोकस करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो कभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे। थोड़ा सा भी 19 या 21 हो गया, कुछ भी हो गया, अगर बी टू अगर एग्जैक्टली 30 डिग्री फोकस, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपटीशन फोकस है, थोड़ा सा भी इधर या थोड़ा सा भी उधर, उसके नजदीक जरूर पहुंच सकते हो, लेकिन वहां पे नहीं। हो सकता है कोई स्टूडेंट आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भटका हो उसके उसे नजदीक जरूर पहुंच जाएगा। नजदीक पहुंचने का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भले मिल जाए लेकिन एनआईटी और आईआईटी नहीं मिलेगा। अगर वो क्या कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है एम्स के लिए, अगर थोड़ा सा भी भटका तो साधारण नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेजेस मेडिकल में मिल जाए। ये भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो उसे फोकस है गवर्नमेंट, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मेडिकल में मिलने के, वो नहीं मिल सकते हैं। तो माय डियर, कभी भी मन को वेक्टर बनाइए। मन को वेक्टर बनाना जरूरी है कि मतलब फोकस, जो फोकस लेके चले उसे फोकस को के साथ हम काम करेंगे। ये मोटिवेशन होना चाहिए। टीचर एक मोटिवेशन करेगा, कितना दिन मोटिवेशन रहेगा? 3 दिन 4 दिन, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ठीक है? चलिए, इसलिए अपने मन को जब वेक्टर बना लोगे तो वो मोटिवेशन हमेशा चलेगा जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे, लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाओगे। ठीक है? चलिए, तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा मन को वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, मन की बहुत बात हो गई, अब आते हैं वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? फटाफट वेक्टर पे आते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके फिजिक्स में पढ़ोगे माय डियर, उसे मेनली 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। और हमारे सिलेबस तक तो सिर्फ 2 ही पार्ट में, उसे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अपने सिलेबस तक 2 ही पार्ट में। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं 3 पार्ट? फॉर द टाइम बिंग 3 पार्ट में बता दे रहा हूं। वो कौन कौन से हैं माय डियर? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। सबसे पहले मैं यहाँ टेंसर के बारे में डिस्कस करूंगा माय डियर, क्योंकि टेंसर यहीं पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद टेंसर कहीं दिखने वाला आपको पूरे फिजिक्स में कहीं टेंसर दिखने वाला नहीं है, तो यहीं पे मैं डील करूंगा। उसके अलावा मैं कहीं पे डील नहीं करने वाला। आइए टेंसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेंसर टेंसर का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है ना, दैट वन इज स्ट्रेस। दैट वन इज स्ट्रेस। जैसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अभी बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है ना? टेंसर जो होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्ट्रेस होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन माय डियर, तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में फिर से एक बार टेंसर की बात करूंगा, उसके बाद कहीं भी फिजिक्स में टेंसर की बात नहीं करने वाला हूं मैं। बट एक चीज और जान लीजिए माय डियर, आपके सिलेबस तक जो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है उसमें स्ट्रेस को वन डायमेंशनलाइज किया गया है।
वन डायमेंशनल स्ट्रेस ही पढ़ना है आपको, वन डायमेंशनल स्ट्रेस ही पढ़ना है। और वन डायमेंशनल स्ट्रेस जो होता है माय डियर, वो भी वेक्टर की तरह ही दिखता है, वो भी वेक्टर की तरह ही दिखता है। लेकिन जब हायर स्टडीज में जाओगे, जैसे कोई इंजीनियरिंग में जाता है, मैकेनिकल और सिविल लेता है, तो वहां पे एक आपको किताब पढ़ना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कई नाम हो सकता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, कुछ भी कह लो। वहां पे आपको ये किताब पढ़ना होता है और बहुत मोटा किताब होता है। यहाँ पे तो 7-8 पन्ने में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म, ठीक है। वहां पे एक मोटी किताब पढ़नी होती है, और वहां पे जब स्ट्रेस के बारे में पढ़ोगे माय डियर, तब आप रियलाइज करोगे कि हाँ, टेंसर का जो डिफिनीशन बताया गया था। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिफिनीशन ऑफ द टेंसर हियर माय डियर, कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, क्योंकि आपका सिलेबस सिर्फ इन्हीं दोनों पे बेस्ड है, ठीक है ना। तब जब आप वहां पे पढ़ोगे उस किताब में स्ट्रेस के बारे में, तब आप कहोगे कि हाँ, टेंसर का जो डिफिनीशन दिया गया था वो स्ट्रेस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अपने सिलेबस में वन डायमेंशनल स्ट्रेस विच इज कंप्लीटली व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है। अगर जब हायर स्टडीज में शियर स्ट्रेस पढ़ोगे, देन यू कैन रियलाइज कि दैट शियर स्ट्रेस कम्स अंडर, रियली दिखेगा कि टेंसर है वो, ठीक है। थ्री डायमेंशनल, जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस पढ़ोगे आप हायर स्टडीज में, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस, देन यू कैन रियलाइज स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं करना है, इसके बाद डिस्कशन सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मटेरियल में, उसके बाद कहीं नहीं, ठीक है। चलिए चलिए आइए देखते हैं। देखिए टेंसर यहाँ पे मैं चाहता तो इसे नहीं बताता, सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही बताता, लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट की, एक टीचर स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हैं। वो क्या देखेंगे, कहीं से किसी का नोट्स देख लेंगे कि हाँ भाई, यहाँ अरे ये तो टेंसर भी पढ़ा है, टेंसर क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, सर ने तो बताया ही नहीं है, यानी कि हमारे सर ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, इससे हमारा कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। एक ऐसी चीज जो कि एक्चुअली आपके सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको देख के आप ये अपना परसेप्शन लगा लेते हो कि अब तो मेरा सर ने तो अच्छा पढ़ाया नहीं है, अब मेरा कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। तो ये चीजें निकाल दो यार। एक टीचर जब पढ़ाता है ना, तो उसे पता होता है कि कितना ज्ञान दिया जाए कि आपका कंपटीशन निकले। ज्ञान भी उतना ही लो जिससे कंपटीशन निकले, दैट्स इट, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अभी हमारा फोकस नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो इंजीनियरिंग, चाहे जहां भी आप जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जहां वो नॉलेज लो तो आगे के लिए कारगर होगा, ठीक है, वो नॉलेज लोगे तो, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो बाकी सब पढ़ ले जाओगे। इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था मैंने कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है सब पढ़ ले जाओगे। अगर बेसिक फॉर्मुलेशन और विजुअलाइजेशन इन द फिजिक्स है ना, तो टेंसर कोई बड़ी बात नहीं है यार, इट इज नॉट अ बिग डील। आगे की किताबें पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे। खैर चलिए, आइए, तो मैंने कहा कि इसके बारे में बस इतना ही। आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर अपने स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले स्केलर। देखिए स्केलर आप नए नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने स्केलर नाइन्थ में पढ़ा होगा कि स्केलर जो है भैया मेरे, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। यही पढ़ा होगा आपने कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यही पढ़ा होगा मेनली, ठीक है। ये आपका बेसिक डिफिनीशन हो गया, दिस इज द बेसिक डिफिनीशन नाइन्थ क्लास का। लेकिन लेकिन माय डियर, अब हम अपग्रेड कर चुके हैं, 11th में आ चुके हैं। अब 11th के बेसिस पे बहुत सारे कंपटीशन आएंगे, तो हमें मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़ना होगा इस स्केलर का। अब मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है माय डियर, जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने वाले होंगे या इंग्लिश ग्रामर जिनका अच्छा होगा ना, इन दोनों डेफिनेशन में थोड़ा बहुत फर्क समझ में जाएंगे। लेकिन माय डियर ये मत समझ लेना ना कि जो हिंदी जानते हैं और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो इस डिफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा काम है समझाना, डोंट वरी, एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगा, चाहे आप इंग्लिश जानते हो ना जानते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि जिनको इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ी बहुत भी पकड़ है ना, वो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस समझ जाएंगे। और जो नहीं समझेंगे उनके लिए मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, इसीलिए हूँ। आइए स्केलर के डिफिनेशन को देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं एक बार रीड आउट आप लोगों के लिए कर दूंगा, लेकिन बातें समझिए। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, भले उसके पास डायरेक्शन हो या ना हो।
एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, भले उसके पास डायरेक्शन हो ना हो। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से अब आप समझ पा रहे होगे, अब आप समझ पा रहे होगे माय डियर कि दैट क्वांटिटी इज, थोड़ा बहुत डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा कि डिफिनीशन अलग है भाई, अलग है। क्या अलग है वो देखेंगे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता हो उसके मैग्नीट्यूड से, उसके पास डायरेक्शन है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है। हो सकता है किसी के पास ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, फिर भी उसे सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाता हो, दैट वन कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी। हो सकता है, एग्जांपल दूंगा मैं, हो सकता है ऐसा कुछ क्वांटिटी हो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें डिस्क्राइब किया जाता हो कैसे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाता है, उनके डायरेक्शन से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। इसे ही कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसी के लिए मैं रीड आउट कर दे रहा हूं मैं, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली। कई स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ with the help of its magnitude, with the help of its magnitude, either it having, देखिए यहीं पे गेम चेंजिंग डिफिनीशन में गेम चेंजिंग है, either it having direction or not, चाहे इसके पास डायरेक्शन हो या ना हो। These quantities are called as scalar quantities. These quantities are called as scalar quantity. It follows simple algebraical calculation. ये simple algebra को follow करता है। simple algebra का मतलब 2 into 2 4, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, 5 by 4 जितना भी हो, doesn't matter, ठीक है ना। दिस फॉलो सिंपल अलजेब्रा। स्केलर के लिए कोई खास वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक अलजेब्रा नहीं है, सिंपल अलजेब्रा से काम चल जाता है। तो अब आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं माय डियर। आज डिफिनेशन एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली द एग्जांपल। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा, सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा डिस्टेंस। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे, रेस्ट एंड मोशन पढ़ाऊंगा तो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट जस्ट सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए एक बार मैं डिस्कस कर दूं। अब डिस्प्लेसमेंट जानते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। ये हो गया x1 y1, याद करिए x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो दो पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए ए से बी के बीच के लिए, ठीक है ना, ए से बी के बीच के लिए इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है ही नहीं, ये मैं जानता हूं, ठीक है ना। आप भी समझ रहे होगे इस बात को, अपने मन में सोचिए कि क्या ए से बी के लिए इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई पॉसिबल है क्या। नहीं भैया नहीं पॉसिबल है, आप खुद कहोगे कि नहीं ये इससे इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मात्र और मात्र यही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है। जब यही एक मात्र और मात्र एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कह लो या स्पेसिफिक डायरेक्शन कह लो, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा माय डियर। तो यानी कि इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ तो मैग्नीट्यूड ही है ही। मैग्नीट्यूड का मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका मैग्नीट्यूड, 5 मीटर हो 6 मीटर हो जितना भी हो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब जैसे ही आपने कहा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को छोड़ के दूसरा कोई ए और बी को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ते हो, वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता पॉसिबल है ही नहीं। तो हम अगर यही एक रास्ता पॉसिबल है तो इसके लिए डायरेक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है माय डियर। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। आगे पढ़ाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन दोनों चाहिए हमें, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट निकल पाएगा।
ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलने वाला नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस होता है हमारा लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। अब याद करिए आप, ऐसा सोचिए कि आपको अपने घर से जाना है दिल्ली। अब दिल्ली के लिए आप बाइक उठाए या ट्रेन लिए, ट्रेन से गए कलकत्ता, कलकत्ता से गए कलकत्ता से गए गोवा, गोवा से गए पुणे, पुणे से गए मुंबई, मुंबई से गए कर्नाटका, कर्नाटका से गए दिल्ली। तो कर्नाटका से हैदराबाद, हैदराबाद से जैसे भी, मतलब इन द सेंस घूम घुमा के पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत घूम लिया, तब जाके दिल्ली गए। तो वो थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट इज सिंपली लेंथ ऑफ द पाथ जो आपने कवर अप किया, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। और उसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, दैट इज अ रैंडम, रैंडम। ये आपका ये आपका क्या है, मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं। जितने भी रेड कलर लाइन दिखोगे, जितने भी रेड कलर लाइन दिखोगे, जितने भी रेड कलर लाइन दिखोगे ए से बी के बीच, ऑल आर कॉल्ड एज द, ऑल आर कॉल्ड एज द डिस्टेंस, ऑल आर कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द पाथ। और इनका एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैग्नेट इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या हमें चाहिए इसको डिनोट करने के लिए? मैग्नीट्यूड, नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन। दैट्स व्हाई डिस्टेंस कम्स अंडर द व्हाट, स्केलर, बट द डिस्प्लेसमेंट कम्स अंडर द वेक्टर। अब डिस्टेंस के अलावा ये तो सिर्फ एक बता दिया मैंने, बाकी आगे और भी डिस्कस करूंगा। हमारा मास, ऐसे समझ लो स्पीड, डिस्टेंस के बाद स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। स्पीड के बाद हम कह सकते हैं वर्क, वर्क कह सकते हैं। वर्क के बाद एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी के बाद पावर कह सकते हैं। डोंट वरी, सब कुछ डील करूंगा मैं। स्पीड, स्पीड क्या कहते हो भाई? आपका जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, आपका जो स्पीडोमीटर गाड़ी में होता है वो क्या होता है? सिर्फ आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू देता है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये तो नहीं बताता है ना। ये नहीं बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। दैट्स व्हाई द स्पीड इज सिंपली कॉल्ड एज द वर्क। वर्क क्या? कितना काम किया, कितना जूल आपने काम कर दिया, 25 जूल किलो जूल आपने काम कर दिया, उससे कोई मतलब तो थोड़ी ना, आपका डायरेक्शन से मतलब थोड़ी ना है। नहीं, पश्चिम डायरेक्शन में ही आपने काम किया, इससे कोई मतलब नहीं। आपने शरीर से कितना काम कर दिया भाई? तो 25 जूल का काम कर दिया, सॉरी 25 किलो जूल का काम कर दिया, 250 किलो जूल का काम कर दिया। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई द वर्क आल्सो कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी, एनर्जी कितना लगा दिया भाई? जैसे बल्ब, एक बल्ब हमें कितना एनर्जी दे रहा है, उसके एनर्जी से हमें कोई उसके डायरेक्शन से नहीं, पश्चिम डायरेक्शन में ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी कितना खर्च कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग बिजली बिल आएगा, चाहे वो पश्चिम पश्चिम डायरेक्शन में दे, चाहे पूर्व डायरेक्शन में जाए दे, चाहे बिल्कुल नीचे दे, कहीं भी दे। अब टेबल लैंप जलाते हो सिर्फ अपने पढ़ने के लिए फोकस रहता है आपके कॉपी पे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 20 वाट का बल्ब जलाओगे तो वो कुछ अलग एनर्जी कंजम्पशन करने लगेगा, और 20 वाट का बल्ब अगर रूम में जलाओगे तो अलग एनर्जी बिजली का बिल ला देगा? नहीं, बिजली का बिल दोनों सेम आएगा। अब कहीं भी यूटिलाइज करो तो उसके डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है माय डियर। तो एनर्जी भी हमारा क्या है? पावर, पावर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब रेट का मतलब क्या होता है? रेट जहां भी आया यानी कि वो किससे कोरिलेट हो जाएगा? टाइम से। रेट का मतलब ही होता है टाइम से कोरिलेशन। अब 1 घंटे में आपने 25 किलो जूल खर्च कर दिया, अब ये टाइम के साथ कोरिलेशन हो गया, ये रेट हो गया कि हर घंटे आप 25 किलो जूल क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल दो, बल्ब लाते हो तो बल्ब पे लिखा होता है 20 वाट। अब वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 जूल क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो ये जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी आपने टाइम के साथ कोरिलेट कर दिया, वही हो जाता है आपका पावर। सीधी सी बात है, वाटेज हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द हमारा क्या है? मास। मास, अगर मैं बात करूं 5 केजी चावल, तो क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत है क्या? कि नहीं पश्चिम दिशा में 5 केजी चावल हम ले गए, ऐसा नहीं। 5 केजी चावल लिए, 5 केजी चावल लिए, काम खत्म। इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 5 लीटर दूध या 5 लीटर पानी, इसका कोई डायरेक्शन से मतलब है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है इसके। अगर मैं बात करूं डेंसिटी,
अगर मैं बात करूं डेंसिटी, अगर मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है माय डियर फ्रेंड? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, जब दोनों के दोनों क्या है, जब दोनों के दोनों मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डेंसिटी भी हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है यही तो डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर भी हमारा क्या है, कितना टेम्परेचर है भाई, तो 28 डिग्री है। कभी भी आप जब क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग देखते होगे तो ये थोड़ी ना बताता है कि नहीं 28 डिग्री टेम्परेचर है, वो पश्चिम पश्चिम दिशा में होगा, ऐसा कुछ देखे हो? नहीं देखे हो। यानी कि आपका टेम्परेचर भी क्या है, आपका माय डियर स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब के सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और विच फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ये रहा कुछ एग्जांपल ऑफ स्केलर। ठीक है, स्केलर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमें पढ़ना है वेक्टर का और वेक्टर का अलजेब्रा, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा तो आप जानते ही हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट वी विल मूव, वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, वी विल सी द वेक्टर। आइए वेक्टर के डिफिनेशन से शुरू करते हैं, वेक्टर के डिफिनेशन से शुरू करते हैं, वेक्टर के डिफिनेशन से। अब यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा, आप लोग बचपन में पढ़ते थे क्या कि वेक्टर, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। इतना ही पढ़ते थे फंडामेंटल लेवल पे, नाइन्थ लेवल पे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। लेकिन साहब इतना डिफिनेशन सफिशियंट नहीं है। क्यों सफिशियंट नहीं है? क्योंकि अभी मैंने कहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल और देना है, एक एग्जांपल और देना है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे क्वांटिटी भी है, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे क्वांटिटी भी है जिनके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन उनके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, उनको डिस्क्राइब सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से किया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यही तो डिफिनेशन था ना। तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप अपने घर के वायर में, घर के वायर में आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, घर के जहां स्विच ऑन करते हो वहां से लेके बल्ब पट से जल जाता है। इसका मतलब करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, करंट का एक डायरेक्शन है। ठीक है ना, करंट का एक डायरेक्शन है, स्विच ऑन से लेके बल्ब तक करंट ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन है। लेकिन उस करंट के डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर द, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं करंट को, और इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में मतलब होता है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आप भी जानते हो कि स्विच ऑन किए, स्विच ऑन से लेके बल्ब तक वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके वहां बल्ब जला देगा, और इसका जो फ्लो का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसे, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इसलिए इस मैंने कहा कि इसके डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं होता है, इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें मतलब होता है। दैट्स व्हाई कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी ये आखिर स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो भैया मेरे, मैं सब कुछ यहीं पे नहीं बता सकता हूँ, अपग्रेडेशन धीरे धीरे होता है। आपके सॉफ्टवेयर, आपके फोन का भी अपग्रेडेशन धीरे धीरे होता है। पहले महीने में एक अपग्रेडेशन आया, या अपडेट जिसे आप लोग जनरली कहते हैं, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, 2 महीने के बाद। तो अपग्रेडेशन या अपडेशन एक साथ नहीं हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें आप इसे यहाँ पे एक साथ नहीं रख पाओगे। धीरे 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 होल्डिंग कैपेबिलिटी इसकी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक करंट में बताऊंगा कि क्यों आके वेक्टर डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं माय डियर। जब मैं 12 में इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब जाके वहां पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट भी सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रेशर, प्रेशर की बात करूं, प्रेशर इसे क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं प्रेशर जब पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में तब जाके क्लियरली बताऊंगा, और भी इसे प्रॉपर डिफाइन करूंगा। फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। और एक चीज और बता दूं माय डियर,
ये स्ट्रेस भी क्या कहलाता है? स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही कहलाता है। ये फोर्स भी हमारा, सॉरी, स्ट्रेस भी हमारा, ये स्ट्रेस भी हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया ही कहलाता है। लेकिन ये फोर्स कैसा फोर्स होता है? अभी तो चलो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। ये फोर्स रेसिस्टिंग फोर्स कहलाता है। अब ये मत सोचना कि रेसिस्टिंग फोर्स क्या होता है सर एंड ऑल। ठीक है, सिर्फ बता दिया मैंने कि रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है ना? मटेरियल का अपना रेसिस्ट करने की क्षमता जो होती है, मटेरियल जब तोड़ना चाहोगे मटेरियल को, तो उसको वो रेसिस्ट करने की क्षमता होती है। वही रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है ना? और ये आता है आपका, दैट वन कम्स अंडर द टेंसर। और ये प्रेशर भी हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और ये कौन सा फोर्स होता है? आई विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन प्रेशर का भी अपना क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है। प्रेशर का क्या डायरेक्शन होता है? ध्यान से देखिए। द प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब बताया था परपेंडिकुलर। द pressure is always normal to the surface, normal to the surface, normal to the surface। अगर ऐसा सरफेस है तो ये नॉर्मल हो गया, ऐसे सरफेस है तो ये नॉर्मल हो गया, ऐसे सरफेस है तो ये नॉर्मल हो गया, अगर सर्टेन इंक्लाइंड सरफेस है तो ये नॉर्मल हो गया। The pressure is always normal to the surface and always headed towards the surface, always headed towards the surface। कोई स्टूडेंट इसे लिख भी सकता है। headed towards the surface का मतलब क्या हो गया? एक सरफेस, एक सरफेस, ये प्रेशर क्या करता है? उस सरफेस को दबाने की कोशिश करता है ही। कि इसका नाम ही है प्रेशर। दैट प्रेशर ऑलवेज ट्राई टू प्रेस द सरफेस परपेंडिकुलरली। तो इसीलिए कहा जाता है हेडेड टुवर्ड्स द सरफेस, हेडेड टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है ना? तो इस प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है माय डियर, इस प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है। एक सर्टेन डायरेक्शन है प्रेशर के पास भी, नॉर्मल टू द सरफेस। बट अगेन ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। और इसको जो डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे डिस्क्राइब करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए प्रेशर आल्सो कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी माय डियर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वेक्टर का डिफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़ते थे। वेक्टर का डिफिनेशन क्या आपका? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि तुरंत आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुरंत आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट के पास भी डायरेक्शन है, इसे क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जा सकता है, कहा जाता है। प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है, इसे क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है? आपके स्ट्रेस के पास भी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि स्ट्रेस के पास भी डायरेक्शन होता है, इसे क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है? तो इसे भी वेक्टर क्वांटिटी ना कह के टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? काम क्या, इसे थोड़ा-सा डिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ये मॉडिफाई अगर कर दोगे कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन लाइक डिस्प्लेसमेंट, याद करिए, लाइक डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन, साथ ही साथ इट फॉलोज द वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका प्रेशर डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक करंट भी आपका डायरेक्शन होते हुए भी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो व्हाट हैपन? इट फॉलोज इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हाँ, जो आपने बचपन में डिफिनीशन पढ़ा है उसे मॉडिफाइड कर लिया, तो ये भी डिफिनीशन दिया जा सकता है, इसे भी कोई लिख सकता है। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि डिफिनीशन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, काम खत्म। तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। वेक्टर, वेक्टर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which cannot, which cannot be
डिस्क्राइब्ड विदाउट विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन को मैं जानबूझ के पहले लिख रहा हूं। डायरेक्शन नेसेसरी, मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास होगा, वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन स्केलर में क्या जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर में क्या जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन पहले लिख रहा हूं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विदाउट डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड called as वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरीके से मैंने कहा जिस तरीके से मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज टू बी 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब 5 मीटर जो किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, क्या बी पे पहुंच पाओगे क्या? आप 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, मैं इसे डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं। इसे डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं मैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में 5 मीटर चल गए, स्ट्रेट लाइन पे ही चले, स्ट्रेट लाइन पे ही चले, किसी भी डायरेक्शन में चल गए, किसी भी डायरेक्शन में चल गए, 5 मीटर ही चले, क्या बी पे पहुंच पाओगे? क्या नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब विदाउट इट स्पेसिफिक डायरेक्शन। बिना इसके स्पेसिफिक डायरेक्शन को इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कम्स अंडर द वेक्टर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से ये बात समझ गए होगे, ठीक है ना, कि आखिर ये डिफिनीशन क्या कह रहा है। व्हाट इज दैट डिफिनीशन स्टेट्स अबाउट, तो विदाउट डायरेक्शन इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू डिस्क्राइब द वेक्टर क्वांटिटी। और आगे की बात करें तो ऑब्वियस इट फॉलोज इट फॉलोज इट फॉलोज द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर का अपना अलजेब्रा होता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में दो तरीके की चीजें आती हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, नॉट ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अब एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट भैया मेरे। एग्जांपल क्या हो गया? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लो, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लो, स्पीड की जगह वेलोसिटी कर लो, एक्सेलरेशन कर लो, एक्सेलरेशन के बाद आपका फोर्स कर लो, ठीक है ना। फोर्स के बाद और क्या कर सकते हो आप? फोर्स के बाद आप यहाँ पे करंट डेंसिटी कर लो, करंट डेंसिटी कर लो, करंट करंट ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना माय डियर प्लीज, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस यहाँ पे एग्जांपल लिखो। करंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे जैसे ही आप करंट डेंसिटी बोलते हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए एकदम ध्यान रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। दिस ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, करंट, करंट डेंसिटी, एटसेट्रा। करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कहाँ पे पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अगेन आपके 12 में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, दिस ऑल आर, ठीक है। चलिए, तो दिस ऑल आर कम्स अंडर द एटसेट्रा लिख दे रहा हूं, दिस ऑल आर कम्स अंडर द वेक्टर क्वांटिटी। आइए आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप रिप्रेजेंट किसी तरीके से कर लो, आप रिप्रेजेंट किसी तरीके से कर लो, हमारा मेन मोटिव क्या है रिप्रेजेंटेशन का? हमारा मेन मोटिव है रिप्रेजेंटेशन का कि उसमें मैग्नीट्यूड भी दिखना चाहिए और डायरेक्शन भी दिखना चाहिए। मेन मोटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेन मोटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेन मोटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
क्या होना चाहिए? मेन मोटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आपका मैग्नीट्यूड भी दिखना चाहिए और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी दिखना चाहिए माय डियर। तो इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ पिक्टोरियल, सबसे ज्यादा फेमस यही है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा फेमस यही है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एंड द second one mathematical representation, mathematical 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 representation। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, a vector quantity represented by a line, एक लाइन से headed, a line headed with an arrow। कैसे, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, a vector quantity represented by a line headed with an arrow। एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका हेड एक एरो की तरह होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका हेड कैसा होता है माय डियर, जिसका हेड एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका हेड एरो की तरह होता है, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इन विच इन विच in which length of the line, in which length of line, length of line segment, length of line segment gives the magnitude, gives the information about the, gives the information about the magnitude of that vector quantity, magnitude of that vector quantity। ठीक है, थोड़ा मैं इसे ऊपर करूंगा। एंड एरो हेड क्या करता है, ये एरो हेड क्या करता है, एरो हेड gives the information about the direction of, एरो हेड क्या करता है, gives the information about direction of that vector quantity, that vector quantity। एरो हेड जो होता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि जो भी हमारा वेक्टर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है हमारा, अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विथ एन एरो। और ये आपका एरो है, ठीक है ना। और एक चीज और कि वेक्टर को जैसे मान लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो ये देते हैं, बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहीं पे बता दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे फोर्स है, फोर्स किसका, फोर्स के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, एफ। और एफ के ऊपर क्या होगा, एक शॉर्ट एरो, एक स्मॉल एरो देते हैं, ठीक है ना। एफ के ऊपर एक स्मॉल एरो देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे फोर्स को हमें लिखना है तो फोर्स के लिए एफ यूज करते हैं और एफ के ऊपर क्या करेंगे हम,
एफ के ऊपर। जैसा वेलोसिटी की बात करूं अगर माय डियर फ्रेंड, तो वेलोसिटी के लिए वी यूटिलाइज करते हैं और वी के ऊपर क्या देंगे, एक स्केलर सॉरी एक स्मॉल एरो देंगे। इस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन के थ्रू होता है आपका। ठीक है, अब इसे एफ का क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन के थ्रू होता है जिसका हेड एक एरो की तरह होता है। जिसका हेड कैसा होता है, एक एरो की तरह होता है माय डियर। ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताता है। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गया होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर क्या कर दोगे, एक आपका स्मॉल एरो दे दोगे। ठीक है ना, अ स्मॉल एरो above the acceleration, symbolic representation of a, ठीक है ना, that is called वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं माय डियर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना होता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स, ठीक है ना। एक मिनट, इसका एग्जांपल हमने नहीं ना देखा, पिक्टोरियल का, पिक्टोरियल का और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सपोज टू बी, मैंने कहा फोर्स एफ, फोर्स एफ को इसी तरीके से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली इसे कैसे करते हैं, ये एफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए ऐसे लिखिएगा। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी, कैन बी represented as, कोई भी वेक्टर है एफ, अगर एफ में, इसको मॉड कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, ये मॉड कहते हैं, मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मॉड कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, और साइन ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मॉड के बारे में पढ़े होंगे आप, मैग्नीट्यूड इस तरीके से। और जब इस मॉड से कोई क्वांटिटी बाहर निकलेगा ना माय डियर, हर हाल में पॉजिटिव, ठीक है ना, हर हाल में पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड। देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीजें यूटिलाइज करूंगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी। या इस कह सकते हो इस मॉड से जब भी बाहर निकलेगा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा। इसके अंदर अगर नेगेटिव भी हो जाए तब भी वो निकलेगा, तो बाहर ही पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलता है। डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा ना कि अपग्रेडेशन एक साथ नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होगा। तो इस मॉड, मॉड कह लो, मॉडुलस कह लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है ना। ऑलवेज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इस मॉड से जब भी बाहर निकलेगा, इस मॉड से जब भी बाहर निकलेगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा। और इसे दूसरे तरीके से भी सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली
एफ को जिससे डिनोट कर सकते हैं सिंपल एक लेटर लिख के भी, लेटर इन द सेंस एक ठीक है ना, एफ वेक्टर है, एफ के ऊपर एरो हेड है, उसका मॉड दे दिया, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली एफ के ऊपर से एरो हेड हटा दो, उसे सिंपली क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना। तो जनरली अपने हम लोग इसी रिप्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे ताकि दिमाग में रहेगा कि मैग्नीट्यूड हम एक वेक्टर क्वांटिटी का ले रहे हैं, दिमाग में रहेगा कि मैग्नीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी का ले रहे हैं। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आप शायद कंफ्यूज कर सकते हो कि वेदर इट विल बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस तरीके से लोगे मैग्नीट्यूड तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम स्केलर क्वांटिटी लेके चल रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटी लेके चल रहे हैं। ये बात एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा माय डियर। ठीक है, तो हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस एफ को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है, उसका क्या व्हाट एफ एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हो, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हो, विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल थीटा। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा। और ये थीटा कहां से लिया जाता है, थीटा टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में रेफरेंस लाइन एक्स से लिया जाता है। रेफरेंस लाइन टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन एक्स, या ब्रैकेट में कर लेना इसे एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इन एंटी क्लॉकवाइज ये कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माय डियर। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा एंगल से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे एफ मैग्नीट्यूड लिखोगे और एंगल के लिए रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, एंड दैट थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा माय डियर, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दोनों को, पिक्टोरियल और मैथमेटिकल दोनों को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। कार मूव्स विथ a velocity having magnitude 10 meter per second in the north of east of north, in east of नॉर्थ। एक एग्जांपल दे दिया मैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे दे दिया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इन सॉरी, एंगल लिखना तो भूल ही गया, इन द डायरेक्शन, सॉरी, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री, एंगल तो लिखना भूल ही गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले देखेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सिस सिस्टम बनाएंगे। एक्सिस सिस्टम में आप जानते हो कि इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं और इसे वेस्ट कहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से जानते होंगे लोग माय डियर आप। ठीक है ना। तो चलिए, क्या कह रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अब कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे,
जब आप ग्राफ पेपर पे, ग्राफ चार्ट पे या अपने कॉपी पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो आपको सबसे पहले स्केलिंग करना होता है। स्केलिंग, स्केलिंग। अब ग्राफ पेपर पे जब भी कभी कुछ ड्रॉ करते होगे ना माय डियर, आपने किया भी होगा, तो उसके पहले आपको स्केलिंग करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्केलिंग कर रहा हूं कि 1 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, या फिर मिलीमीटर भी हो सकता है। 1 यूनिट। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ स्केलिंग, स्केल से ही करोगे ना, तो स्केल पे क्या होता है, या तो मिलीमीटर होता है, या इंच होता है, या आपका सेंटीमीटर होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, सीधी सी बात है। तो 1 यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट किसके बराबर मान लूं मैं, सपोज टू बी 2 मीटर पर सेकंड के बराबर मान लूं। तो 10 मीटर पर सेकंड कितने यूनिट में फुलफिल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के लिए कितना चाहिए, 5 यूनिट चाहिए आपको। जैसा मैं एग्जांपल दे दूं कि सपोज टू बी 1 सेंटीमीटर के लिए आप 2 मीटर पर सेकंड ले रहे हो, स्केलिंग आपने कर लिया कि 1 सेंटीमीटर कितना मान रहे हो, कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड है। तो 10 मीटर पर सेकंड को डिनोट करने के लिए कितना सेंटीमीटर स्केलिंग का चाहिए होगा, 5 सेंटीमीटर चाहिए होगा। मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई। तो आप क्या करोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी रहेगा बाद में मतलब समझेंगे इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर है, ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ है, तो इसका साफ मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक तो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, यहां से यहां तक आप 5 सेंटीमीटर, अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में लिए हो तो 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचोगे, 5 सेंटीमीटर में आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है आपका। और एरो हेड देना मत भूलना, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ये एरो हेड ही डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। जब 5 सेंटीमीटर में यहां लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ यूनिट रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये 5 यूनिट का हो गया, 5 यूनिट का हो गया। लेकिन हमें डायरेक्शन से भी मतलब है, बिना डायरेक्शन का तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री, इतना तो कंफर्म है कि 30 डिग्री पे है, चाहे इस डायरेक्शन से हो चाहे इस डायरेक्शन से हो। तो क्या कह रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, इसको कहते क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब, ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ईस्ट, टेकन फ्रॉम, taken from, taken from north, taken from towards east, taken from north, towards east, taken from north, towards east, टेकन फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाने का मतलब एंगल कहां से दिलाएगा, नॉर्थ से लोगे, एंगल कहां से दिलाएगा, नॉर्थ से लोगे। तो ध्यान रखिएगा माय डियर, कंफ्यूजन बड़ा हो सकता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी न्यूमेरिकल में लैंग्वेज दे दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए कंफ्यूजन कभी नहीं करना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है टुवर्ड्स ईस्ट टेकन फ्रॉम द नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट टेकन फ्रॉम द नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट टेकन फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है ना। अब एक सिंपल तरीका बता रहा हूं समझने का। मैंने कहा कि क्या करना, अगर ऐसा ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया है तो सीधा जो लास्ट वाला है ना, सीधा जो लास्ट वाला है, सीधा जो लास्ट वाला है, सीधा जो लास्ट वाला है, उसी से बस एंगल ले लेना, काम खत्म। जो लास्ट वाला है उसी से एंगल ले लेना, काम, जो लास्ट वाला है उसी से एंगल ले लेना। अब एक दो एग्जांपल फटाफट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, वो याद भी हो जाएगा आपको, यहीं के यहीं याद हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं के यहीं याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि, अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्ट ऑफ साउथ, अगर मैं आपसे कहूं वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, वही 10 मीटर पर सेकंड ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब एंगल कहां से होगा, टुवर्ड्स वेस्ट टेकन फ्रॉम द साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट टेकन फ्रॉम द साउथ, तो एंगल कहां से होगा, साउथ से होगा, एंगल कहां होगा, साउथ से होगा। ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, एंगल कहां से होगा, 30 डिग्री साउथ से,
ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे कह दूं साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब समझ गए, लास्ट वाले से क्या लेना है, हमें एंगल लेना है। और वही आपका, तो ये हो गया साउथ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट से, ईस्ट साउथ, साउथ की तरफ, टुवर्ड साउथ टेकन फ्रॉम द ईस्ट। मेरे हिसाब से अब समझ गए होगे, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। अगर कहीं पे सिंपली कह दे माय डियर फ्रेंड, कहीं पे एंगल वैंगल का नाम ना ले, कहीं पे एंगल वैंगल का नाम ना ले, कहीं पे एंगल वैंगल का नाम ना ले, और सिंपली क्या कह दे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट साउथ डायरेक्शन, कुछ भी इस तरीके से, ईस्ट साउथ डायरेक्शन। अभी इस केस में क्या होगा, कहीं पे एंगल नहीं दिया रहेगा, कहीं पे भी एंगल नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब आपको क्या लेके चलना है, 45 डिग्री लेके चलना है माय डियर, 45 डिग्री लेके चलना है, 45 डिग्री लेके चलना है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, कुछ चीजें बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है, पता चला कि एक ही बार न्यूमेरिकल में आ गया, हवा लग ही नहीं रहा है, तो बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ का मतलब 45 डिग्री, और कहीं पे भी 45 डिग्री के अलावे रहेगा तो ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरीके से हमेशा रहेगा। तो जो लास्ट वाला होगा उस केस में, जो लास्ट वाला होगा वहीं से आपको एंगल लेना है, वहीं से एंगल लेना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए यहाँ पे तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये तो अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो बाकी है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आइए अगले स्लाइड पे करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं वी सी से, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार कितना, वेलोसिटी ऑफ कार आपका मैग्नीट्यूड कितना, 10 ना, 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना, कई लोग फट से लिखेंगे 30, तो जानता हूं कई लोग तुरंत बोलेंगे 30 डिग्री, अरे नहीं भैया, याद करिए, जो एंगल मैंने कहा था, एंगल कहां से लिया जाएगा, एंगल टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस, इन इन एंटी क्लॉकवाइज, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आइए, मैंने कहा जनरली एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ईस्ट होता है ना, और ये है आपका नॉर्थ से 30 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्लॉकवाइज तो वैसे ही नहीं लेना है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, दिस वन इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में, थोड़ा देखिए ध्यान से, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी के उल्टी दिशा में 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल क्या लिखोगे माय डियर, 60 डिग्री मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 क्या हो गया आपका, 10 हो गया मैग्नीट्यूड, और 60 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट से या एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ले रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, देन आफ्टर वी विल सी टाइप्स ऑफ वेक्टर, बट इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। देखो, इस क्लास में थोड़ा मुझे वेक्टर और स्केलर के बारे में थोड़ा ब्रॉडली इसलिए बताना था कि विजुअलाइज करो आप चीजों को। हम लोग क्या है, सीधे सीधे डिफिनीशन याद कर लेते हैं, चीजों को विजुअलाइज करने की आदत ही खत्म हो गई, अपने ब्रेन को एक्चुअली हम लोग डेड करते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा फिजिक्स को विजुअलाइज करना और चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे वेक्टर और स्केलर को समझाने में मैंने समय लिया है। एक बार मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू होता है, फटाफट आगे बढ़ने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन को कंप्लीटली खत्म कर लें, ठीक है ना, कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।